गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज सुन पा रहे हो? यस सर। यस सर, गुड मॉर्निंग Yes, सर। sir. Good morning, sir. हम लोग प्रीवियस प्रीवियस लेक्चर में इसका डिस्कशन हम लोग किए थे कि जो रेफ्रिजरेंट का जो है ना, अभी हम लोग थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। वी आर डिस्कसिंग नाउ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है ना, जो रेफ्रिजरेंट का जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा माना जाता है। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। ये जो होता है ना क्रिटिकल टेम्परेचर, यहाँ पे क्या होता है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना। जैसे तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर इंक्रीज यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो रहा है, ये डिक्रीज करता चला जा रहा है कि नहीं। तो ये पीक पॉइंट जो होता है ना डोम का, इसको हम लोग यहाँ पे क्रिटिकल प्रेशर होता है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर, और इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो बेसिकली क्या होता है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ पे रेफ्रिजरेंट का उसके कंडेंसिंग टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा माना जाता है ना। अब जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इस पूरे इस टेबल में CO2 का जो है ना यहाँ पे 31 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, जो कि हम लोग इसको जनरल इथिलीन का यहाँ पर 10.6 क्योंकि क्या होता है हमारा नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग इसको वेरी करते हैं। हम लोग यहाँ वेरी करता है, इसीलिए जनरल पर्पस में हम लोग CO2 या इथिलीन जो है ना, हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो तुमको याद ये रखना है कि रेफ्रिजरेंट जो है हमेशा जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। वो कहाँ से, उसमें वो अबव द कंडेंसिंग टेम्परेचर, है ना। यहाँ सब इसमें सब लिखा हुआ है, स्लाइड में सब इसमें लिखा हुआ है। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी वेपराइजेशन क्या होता है। अब देखो, इंथैल्पी वेपराइजेशन जो है ना, वो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। इंथैल्पी वेपराइजेशन जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया माना जाता है, क्योंकि देखो अब यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो है रेफ्रिजरेंट यहाँ स्टोरेज स्पेस से क्या करे, यहाँ पे हीट सक कर रहा है। तो ये जो हीट सक कर रहा है, तो रेफ्रिजरेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे वेट जोन से यहाँ पे सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो मतलब ये क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है। मतलब रेफ्रिजरेंट में क्या हो रहा है, यहाँ पे रेफ्रिजरेंट में यहाँ पे वेपराइजेशन हो रहा है बाई एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम स्टोरेज स्पेस। तो कहने का मतलब यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हम लोग क्या लिखते हैं, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी जो यदि इसमें यदि किलोवाट में यदि हम लोग लिखें तो क्या होगा, यहाँ पे यदि 1 2 3 4 होता है तो दिस इज H1 माइनस H4, ठीक है। तो इंथैल्पी वेपराइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना मास ऑफ रेफ्रिजरेंट कम लगेगा, है कि नहीं। क्योंकि हमको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को बढ़ाना है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ाने के लिए क्या होगा, यदि हम इंथैल्पी वेपराइजेशन को यदि बढ़ा दें, जितना ज्यादा होगा उतना मास ऑफ रेफ्रिजरेंट कम लगेगा। तो कहने का मतलब कि मास फ्लोर ऑफ रेफ्रिजरेंट जो है वहां पे उसका रिक्वायरमेंट कम होगा, है कि नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि इंथैल्पी जो है वेपराइजेशन जो होता है जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है कि नहीं। तो ये इससे क्या होगा कि उसको जो है उसका वो कम होगा, है ना। यदि यदि मास फ्लो रेट यदि रेफ्रिजरेंट का यदि कम होगा तो बेसिकली इसका इसका क्या बेनिफिट है यहाँ पर। इसका बेनिफिट ये है कि उसमें जो है ना प्लांट जो होगा ना, साइज जो हमारा जो मेरा वो बीसी सिस्टम का जो साइज होता है ना, उस साइज को भी हम लोग यहाँ पर रिड्यूस कराते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे इंथैल्पी जो वेपराइजेशन जो है वो क्या होना चाहिए, एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। आप तुम यहाँ पर देख सकते हो रेफ्रिजरेंट जैसे वाटर है, R22 है, अमोनिया है, R12 है, R134 है। तो इसमें बेसिकली वाटर तो हम लोग यूज नहीं करते हैं जनरल पर्पस में, क्योंकि वाटर में जो क्या होता है ना, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट जो है, ठीक है। और जो हम लोग जो इसमें जो यूज करते हैं, जो रेफ्रिजरेशन साइकिल में यूज करते हैं, उस कंडीशन में जो रेफ्रिजरेंट जो होता है ना, बेसिकली वो क्या होता है हम लोग तो वहाँ पे माइनस डिग्री उसका जो तुम देखोगे उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो वो क्या होता है हम लोग उसमें निगेटिव में उसको रखते हैं, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें हम लोग जो जनरल पर्पस में जो यूज होता है उसमें सबसे ज्यादा जो है ना, तुम देखोगे यहाँ पे अमोनिया रेफ्रिजरेंट का यहाँ पे इंथैल्पी और वेपराइजेशन क्या है यहाँ पे सबसे ज्यादा है।
तो अमोनिया रेफ्रिजरेंट जो है इसमें हम लोग एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, ये 4 ऑप्शन रहेगा उसमें, आप इसमें जो है किस रेफ्रिजरेंट का सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे मीन्स वाटर का है, फिर R20 ये हाँ वाटर है, वाटर के बाद क्या है यहाँ पे अमोनिया है। तो इस चीज को जो है ऑब्जेक्टिव में इस डेटा को याद रखना है। और चूंकि इसका एक बेनिफिट भी है, हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे जब सीओपी पे आएंगे तो उस समय इसको हम लोग बेनिफिट मतलब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जनरली क्या होता है, जो भी रेफ्रिजरेंट होता है ना उसका जो उसमें इंथैल्पी वेपराइजेशन जो होता है ना, हेलो सुन पा रहे हो? यस सर। यस सर। सुन पा रहे हो ना? हाँ यस ओके। सर। हाँ तो कहने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर जो ये हमारा जो मतलब रेफ्रिजरेंट्स है उसमें जो कॉमनली यूज होता है उसमें अमोनिया का जो है ना वो जो है रेफ्रिजरेशन ये इंथैल्पी वेपराइजेशन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो थर्मल कंडक्टिविटी जितना ज्यादा होगा रेफ्रिजरेंट का उतना अच्छा माना जाता है कि नहीं। यदि थर्मल कंडक्टिविटी यदि ज्यादा हो तो क्या होगा, उस साइज ऑफ वो कंडेंसर या इवेपोरेटर के साइज को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि फॉर इन दिस कंडीशन दिस थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रेफ्रिजरेंट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, है कि नहीं। इवेपोरेटर एंड कंडेंसर प्रेशर, इस पे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इस पर हम लोग एक लेक्चर ही था कि इवेपोरेटर प्रेशर क्या होना चाहिए, क्लोज टू एटमॉस्फेयर होना चाहिए, है कि नहीं, एटमॉस्फेयर के क्लोज होना चाहिए। इवेपोरेटर का प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेयर के क्लोजर होना चाहिए। यदि इस प्रेशर को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देंगे हम, यदि लो प्रेशर कर देंगे तो ये आउटसाइड प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेयर है ना। तो ये प्रेशर यदि यहाँ बहुत ज्यादा कर देते हैं तो क्या होता है ना, इस इवेपोरेटर में ये प्रेशर जो है ना ये एटमॉस्फेयर एयर का लीकिंग स्टार्ट हो जाता है, मतलब एटमॉस्फेयर एयर जो होता है इसमें जो है ना इसमें उसका इंटरिंग स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि ये इवेपोरेटर के बाहर क्या है ना ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। और यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि इसके इवेपोरेटर प्रेशर से यदि ज्यादा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे एयर का लीकिंग इसमें स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए जो है ना इवेपोरेटर प्रेशर शुड बी क्लोज टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कंडेंसर प्रेशर क्या होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, है कि नहीं। ये ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग इस स्लाइड में डिस्कशन किए हुए हैं। प्रेशर रेशियो क्या होना चाहिए, ऑलरेडी हम लोग इस पर थोड़ा सा हम हुआ था। प्रेशर रेशियो क्या होना चाहिए, ये प्रेशर रेशियो कम होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 1 + C - C P2/P1 = 1/n। यदि प्रेशर रेशियो को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज कर जाएगा, CU भी डिक्रीज कर जाएगा। दैट्स व्हाई द प्रेशर रेशियो शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, है ना। वो ज्यादा मतलब जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। दिस इज अबाउट द प्रेशर रेशियो। फ्रीजिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, है कि नहीं। रेफ्रिजरेंट का जो है ना फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ये मैक्सिमम होना चाहिए, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। इसलिए हम लोग वाटर क्या करते हैं, क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम है। और तो रेफ्रिजरेंट का हम लोग देख रहे हैं, रेफ्रिजरेंट जो है इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, नेगेटिव में होता है, लेकिन यहाँ वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हम लोग जनरल पर्पस में यूज हम लोग नहीं कर सकते। कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर, अब देखो कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर जो है ना, हाँ तो कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वो क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे कंप्रेसर है ना, तो कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा तो क्या होगा, इसका जो वॉल होता है ना कंप्रेसर का वॉल, एक्चुअली कंप्रेसर क्या होता है, ये कंप्रेस करता है। यदि डिस्चार्ज टेम्परेचर यदि ज्यादा होगा तो क्या होगा, कंप्रेसर का वॉल क्या होगा, ये जो है ना ओवर हीटिंग स्टार्ट हो जाता है ना। ज्यादा इसमें डिस्चार्ज टेम्परेचर होगा तो वहां पे क्या होगा, इसका ओवर हीटिंग स्टार्ट हो जाता है, और इस ओवर हीटिंग से कंप्रेसर का जो जिस मटेरियल का बना होता है ना उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। टेम्परेचर इसलिए कहा जाता है कि कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी कंडीशन में यदि कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, वाटर कूल्ड, है ना, इसे वाटर कूलिंग अरेंजमेंट हम लोग करते हैं। यदि कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, वाटर कूलिंग अरेंजमेंट जो होता है ना, इस पे एक जैकेट होता है, वो जैकेट से हम लोग वाटर को यहाँ पे कूल करवाते हैं। तो वाटर क्या करता है इसमें, यदि टेम्परेचर ज्यादा हो तो क्या होगा, वाटर इसको सक करेगा और इसको हम लोग रेफ्रिजरेंट को हम लोग यहाँ पे कूल करते हैं। लेकिन यदि टेम्परेचर यदि मॉडरेट रेंज में है तो उस कंडीशन में क्या होता है, एयर कूल्ड, है ना। पूछा जाता है कि एयर कूलिंग किस कंडीशन में करेंगे। अब देखो जैसे कि अमोनिया में हम लोग देख रहे हैं कि अमोनिया को जो है ना वो जो कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, अबाउट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कहने का मतलब अमोनिया का डिस्चार्ज टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग अमोनिया रेफ्रिजरेंट जब यूज करेंगे तो उस कंप्रेसर में वाटर कूल्ड हम कंप्रेसर यूज करेंगे। लेकिन जैसे R11 है, R12 है, अदर जो फ्रियोन्स जो है ना, जो मतलब जो भी रेफ्रिजरेंट है उसमें हम लोग एयर कूलिंग
यूज करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता है। तो कहने मतलब क्या होगा, कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ज्यादा होगा तो क्या होगा, कंप्रेसर का वॉल जो है ना, ये इट स्टार्ट्स ओवर हीटिंग, ड्यू टू दिस ओवर हीटिंग देयर माइट बी फेल्योर इन इट्स मटेरियल। ठीक है, तो कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ रेफ्रिजरेंट, तो यहाँ रिसेंट ट्रेंड क्या है कि जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट होगा वो क्या होना चाहिए, क्लोरीन से फ्री होना चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लोरीन का इफेक्ट हम लोग ऑब्वियसली हम लोग जो है इस पिछले क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे कि क्लोरीन क्या करता है ना, लेयर को डिप्लेट करता है, जिससे क्या होता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का भी चांस होता है। तो इसीलिए जो वट एवर रेफ्रिजरेंट यू आर यूजिंग दैट मस्ट बी फ्री फ्रॉम दिस एलिमेंट, है कि नहीं। इसलिए इसमें हाइड्रो कार्बन होना चाहिए, है ना, या तो फ्लोरोकार्बन, मतलब क्लोरीन जो है ना इसमें नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। या तो हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, या तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होना चाहिए, या तो फ्लोरोकार्बन होना चाहिए। मतलब क्लोरीन को हम लोग यहाँ से रिमूव करते हैं। ये रिसेंट ट्रेंड्स है, इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि R134 में क्या देख रहे थे हम लोग, यहाँ पे क्लोरीन एटम नहीं था, इसीलिए इसको हम लोग एक बेस्ट रेफ्रिजरेंट हम लोग यहाँ पे ट्रीट करते हैं। ठीक है, ये हमारा रिसेंट ट्रेंड हो गया। अब केमिकल प्रॉपर्टी में देखो, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए, ये टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, रेफ्रिजरेंट जो है ना जहरीला नहीं होना चाहिए। लेकिन अमोनिया एक टॉक्सिक रेफ्रिजरेंट है, इसीलिए चूंकि अमोनिया एक टॉक्सिक रेफ्रिजरेंट है, इसीलिए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में इसका यूज नहीं होता है। क्योंकि अमोनिया क्या होता है, जहरीला पदार्थ होता है। यदि इसको यदि हम यदि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में यूज करें, चूंकि अमोनिया का एडवांटेज क्या है, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो चूंकि इंथैल्पी वेपोराइजेशन ज्यादा होने से क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या है कि बहुत कम रेफ्रिजरेंट में हमारा काम हो जाएगा। लेकिन चूंकि अमोनिया क्या है, टॉक्सिक है, ये पॉइजनस है, इसीलिए हम लोग उसको डोमेस्टिक पर्पस में यूज नहीं करते हैं। लेकिन जो आइस प्लांट होता है ना, बड़ा बड़ा स्टोरेज होता है, आइस प्लांट होता है ना, कोल्ड चेन होता है, तो उसमें हम लोग अमोनिया रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, क्योंकि ये सस्ता भी होता है, ये चीपर होता है, इसका इंथैल्पी वेपोराइजेशन बहुत ज्यादा होता है। इवन दो टॉक, लेकिन आइस प्लांट में वहां पे इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट क्या होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ठीक है, ये लेस है ना, इनफ्लेमेबल होना चाहिए, है ना, ये ज्यादा है ना उसका जो है लेस इनफ्लेमेबल होना चाहिए। ठीक है, देखो, दो NH3 चीपर रेफ्रिजरेंट, इट इज नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट बिकॉज इट इज, ये जो है ना ये फ्लेमेबल भी है और टॉक्सिक भी है, इसीलिए अमोनिया जो है ना हम लोग यूज नहीं करते हैं। ये जो हो गया इसका केमिकल प्रॉपर्टी हो गया, क्लियर है ना। अब हम लोग आते हैं कुछ इसमें वाइल जो होता है ना, जैसे कि रेफ्रिजरेंट होता है, एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग कंप्रेसर यूज करते हैं, तो कंप्रेसर में क्या होता है, उसमें एक वाइल यूज करते हैं हम लोग। कंप्रेसर जो क्या होता है ना, कंप्रेसर में बहुत सारा मूविंग पार्ट्स होता है, तो उसमें वियर एंड टियर को मिनिमम करने के लिए एक कंप्रेसर वाइल यूज करते हैं। ठीक है, तो उस वाइल के साथ भी इसका रिएक्शन कुछ इसका रिएक्शन है। बेसिकली क्या होता है ना, इसमें जो रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, तो कुछ रेफ्रिजरेंट क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग अमोनिया हो गया, या इसका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, CO2, कि अमोनिया और CO2 क्या होता है ना, ये रेफ्रिजरेंट के साथ क्या होता है, ये कंप्लीटली इमिसिबल होता है, ये मिक्स नहीं करता है। मतलब ये, हाँ, ये सॉरी, रेफ्रिजरेंट कह रहे हैं, मतलब जो भी वाइल होता है ना, वाइल के साथ ये मिक्स नहीं करता है। मतलब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये जो रेफ्रिजरेंट होता है, ये क्या होता है ना, वाइल के साथ मिक्स नहीं होता है। तो जो चूंकि वाइल के साथ मिक्स नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि कंप्रेसर के एग्जिट पे एक हम लोग वाइल सेपरेटर यूज करते हैं। वाइल क्या करता है, ये इस वाइल को यहां से सेपरेट कर लेता है, वाइल को यहां से सेपरेट करके फिर से ये कंप्रेसर में सप्लाई कर देता है, और यहां से सिर्फ रेफ्रिजरेंट जो है सर्कुलेट करता है। समझ में आ रहा है, चूंकि ये वाइल जो है ना, जो भी वाइल होता है, वो वाइल हम लोग कंप्रेसर में यूज करते हैं, और कंप्रेसर में जो वाइल यूज करते हैं, तो बेसिकली कुछ रेफ्रिजरेंट, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं अमोनिया एंड CO2, ये क्या है ना, कंप्लीटली इमिसिबल है। वो ये जो है ना वाइल के साथ मिक्स नहीं होता है। तो वाइल के साथ मिक्स नहीं होता, क्या होगा, उसको ऑलरेडी एक वाइल सेपरेटेड से हम लोग उस वाइल को अलग कर लेते हैं, और सिर्फ रेफ्रिजरेंट को हम लोग यहाँ पर सर्कुलेट करते हैं। तो ये अमोनिया और CO2 के साथ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या है, ये वाइल के साथ ये कंप्लीटली ये मिक्स नहीं होता, इमिसिबल है, उसको अलग अलग कर सकते हैं। कैसे, हम लोग वाटर और सैंड, तो सैंड को हम लोग अलग कर सकते हैं वैसे करके, सेपरेट करके, जैसे कि R22 है। तो ये क्या होता है ना, अब इसके साथ भी एडवांटेज है। ये क्या होता है ना, जो वाइल होता है ना, मिनरल वाइल यूज करते हैं हम लोग, तो उस वाइल में क्या होता है, कंप्लीटली मिक्सिबल होता है, ये इतना मिक्स कर जाता है कि कैसे, मतलब उसको हम लोग, मतलब उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इफेक्ट कहाँ पड़ता है, ये देखो, इफेक्ट कहाँ पड़ता है, यदि हम लोग सपोज दैट कि मतलब यदि वाइल
सुन पा रहे हो? यस सर। ठीक है, सुन पा रहे हो? जी सर। हाँ, यस सर। यदि हम लोग वाइल और रेफ्रिजरेटर मतलब हाँ, यदि यदि रेफ्रिजरेंट के साथ वाइल में मिक्स होगी, यदि यहाँ पे वाइल सेपरेट नहीं किए, या ऐसा कोई वाइल है जो कि इसमें जो कि रेफ्रिजरेंट के साथ मतलब कंप्लीटली एक पार्शियल मिक्सिबल है। एक्चुअली वाइल करता क्या है ना, यदि सर्किट में यदि वाइल यहाँ पे यदि सर्कुलेट कर रहा है तो होता क्या है ना कि ये जो इवेपोरेटर होता है ना, इवेपोरेटर में क्या होता है, एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड कंडीशन में लिक्विड प्लस वेपर यहाँ पे इन कर रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, ये वाइल क्या होता है, ये इवेपोरेटर कॉइल पे ये वाइल यहाँ पे स्टिक, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाता है वाइल का। वाइल का जैसे क्लॉटिंग हो जाएगा तो क्या होगा, इसका ब्रीदिंग कैपेसिटी जो होता है ना, जो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होता है, ये इसका डिक्रीज होने लगता है। तो कहने मतलब इवेपोरेटर का जो है ना ब्रीदिंग कैपेसिटी है, जो उसमें हीट एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है, क्योंकि इवेपोरेटर बेसिकली यूज्ड टू एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस, दैट्स व्हाई दिस वाइल स्टार्ट्स sticking over the surface of evaporator coil, which decreases the breathing capacity of this heat। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वाइल के लिए हम लोग देखते हैं कि वाइल को क्या करना है। वाइल में उसमें ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि अमोनिया या CO2 में क्या होता है, वो कंप्लीटली वो डिफरेंट, वो मिसिबल नहीं है, वो कंप्लीट इमिसिबल है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग वहां पे एक वाइल सेपरेटर इंस्टॉल कर लेते हैं, उसको वाइल वाला कर लेते हैं। R11-12 में क्या बेनिफिट है, इसमें बेनिफिट ये है कि वो वाइल के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, वो कंप्लीटली मिक्सिबल होता है, इतना मिक्स हो जाता है ना कि बिल्कुल वो ये पता नहीं चलता है कि इसमें वाइल भी है। तो उस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वाइल क्या होगा वहां से सर्कुलेट होके निकल जाएगा। हालांकि पीरियोडिक मेंटेनेंस तो करना ही पड़ता है, लेकिन वाइल इसके मतलब इवेपोरेटर के ब्रीथिंग कैपेसिटी पे बहुत जल्दी इंपैक्ट नहीं करता है। ये कुछ मतलब इंटरवल पे ये सब का जो इसका जो मेंटेनेंस होता है, पीरियोडिक मेंटेनेंस होता है, इस मेंटेनेंस में उसके पूरे सरफेस की वहां पे क्लीनिंग किया जाता है पूरा केमिकल से। ये काम तो होना ही होता है, लेकिन ये होता है ना एक सर्टेन ऑपरेशन के बीच, मतलब चूंकि R11 और R12 जो होता है ना, ये कंप्लीटली मिसिबल है, कंप्लीटली मिक्स कर जाता है। इस कंडीशन में भी यहाँ पे ब्रीदिंग पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे R22 रेफ्रिजरेंट, R22 रेफ्रिजरेंट क्या होता है ना, ये पार्शियल मिसिबल होता है। कहते हैं ना कि भी मतलब बहुत जो विद्वान है उसको भी समझाना है, बहुत मूर्ख है उसको भी समझाना आसान होता है, लेकिन जो बीच वाला होता है ना वो प्रॉब्लम, उसकी वजह से कुछ दिक्कतें होती है। तो R22 के साथ यही दिक्कत है। ये तो ऐसा नहीं, यदि बिल्कुल ही इमिसिबल है तो यदि मतलब बिल्कुल इमिसिबल है तो उसको अलग कर लिए, कंप्लीट मिस हो गया तो वहां भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो पार्शियली मिसिबल है ना, इसमें दिक्कत है। तो R22 याद रखना है कि R22 के कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंथेटिक वाइल की जगह पे हम लोग यहाँ पे मिनरल वाइल यूज करते हैं, क्योंकि सिंथेटिक वाइल यूज इंस्टेड ऑफ मिनरल वाइल। एक्चुअली क्या होता है, मिनरल वाइल जनरली हम लोग यूज जो करते हैं वो उसमें क्या करते हैं, हम लोग मिनरल वाइल यूज करते हैं। लेकिन इन दिस कंडीशन R22 दिस सिंथेटिक वाइल इज यूज्ड। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि R22 में इसमें कंप्रेसर में कौन सा वाइल यूज करेंगे, रेफ्रिजरेटर, उसमें हम लोग मिनरल वाइल, ये दिस इज सिंथेटिक वाइल इज यूज्ड इन द कंडीशन ऑफ R22। क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखो एक्शन विद मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब जैसे देखो क्या होता है ना कि मतलब यदि अमोनिया रेफ्रिजरेंट यूज हो रहा है ना, तो अमोनिया क्या करता है ना, बेसिकली कॉपर के साथ यहाँ पर रिएक्शन करता है। अमोनिया रेफ्रिजरेंट जो होता है ये क्या होता है, कॉपर के साथ इसका रिएक्शन होता है। तो इसीलिए जहां भी अमोनिया रेफ्रिजरेंट होगा तो वहां पे जो मतलब इवेपोरेटर कॉइल होता है ना, वहां कॉपर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील का जो है ना, स्टेनलेस स्टील का हम लोग यूज करते हैं, उस मटेरियल को यूज करते हैं। तो अमोनिया में जहां भी रेफ्रिजरेंट, जैसे कि हम लोग कोल्ड स्टोरेज में, तो कोल्ड स्टोरेज चेन में जो वहां पे यूज होगा, जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन इवेपोरेटर कॉइल का होगा वो कॉपर का नहीं होगा, क्योंकि अमोनिया क्या होता है, कॉपर के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, उसी तरह फ्रियोन्स जो है, फ्रियोन्स मतलब क्या हो गया, R11, 12, 22, दिस ऑल आर फ्रियोन्स। तो फ्रियोन्स क्या होता है ना, यहाँ पे एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करता है कि नहीं, याद रखना, फॉल है ना, ऐसे करो, NCU है ना, ऐसे करके याद रख सकते हो। इससे मतलब कभी ऑब्जेक्टिव वगैरह में काफी पूछा जाता है ये। तो अमोनिया के साथ क्या है, ये कॉपर रिएक्शन करता है। फ्रियोन के साथ क्या एल्युमिनियम रिएक्शन करता है। जहां फ्रियोन होगा वहां एल्युमिनियम का ये जो कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो फ्रियोन में क्या होता है, कॉपर के साथ उसका जो भी यहाँ जहाँ फ्रियोन्स यूज होता है, जैसे घर में जो भी हम लोग डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, वहां पर वो क्या होता है, R134 यूज करते हैं, तो वहां पे जो है होता है कॉपर का बना होता है कि नहीं। तुम देखते होगे वहां पे लिखा होता है, जो एयर कंडीशन वगैरह में लिखा होता है कि प्योर कॉपर है ना, कॉइल में जो है ना कहा जाता है प्योर कॉपर का कॉइल बना हुआ है। दैट मीन्स क्योंकि वहां फ्रियोन यूज हो रहा है, इसलिए वहां पे हम लोग कॉपर मटेरियल यूज करते हैं। अब तो उसमें बहुत तरह की चीज होती है,
कुछ कुछ मटेरियल जो है ना उसको एडिशनल मटेरियल देके उसको इनहेंस। एक्चुअली बेसिक इवेपोरेटर का क्या काम होता है? इवेपोरेटर काम होता है हीट सक करना। तो उसमें कुछ ऐसा मटेरियल, उसमें कुछ मटेरियल का उसमें एलॉइंग करके, उसमें जो भी एलॉइंग करके तुम उसको इवेपोरेटर ब्रीदिंग कैपेसिटी को तुम बढ़ा सको, तो वो मटेरियल क्या होता है, वो मटेरियल जो होता है वो फेवरेबल होता है। इसीलिए हम लोग देखते होंगे यहाँ पे करियर का जो एसी होता है ना, जैसे एयर कंडीशन में तुम पढ़ोगे, देखो कि जैसे कि एसी जो है बहुत अलग अलग कंपनी का होता है, जैसे कि वोल्टास का होता है, बहुत सारी कंपनी है, लेकिन एक करियर कंपनी होती है, उसका एसी बहुत ही कॉस्टली होता है, क्योंकि उसका जो कॉइल होता है ना वो प्योर कॉपर के साथ साथ उसमें कुछ गोल्ड का भी उसमें मिक्स करता है। वो गोल्ड का बहुत ही स्लाइड उसमें मिक्स करते हैं, इससे क्या होता है ना उसका ब्रीदिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो जाता है कि नहीं? इसीलिए करियर का एसी जो है ये कॉस्टली होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से है अंदर में इंटरनली, इसमें बहुत बहुत डेप्थ पेपर है, इस पर तो समझ लो कि पूरा एक इंडस्ट्री खड़ा है इसमें। तो चलो हम लोग जो तुम्हारा सिलेबस है उस पर हम लोग फोकस करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मटेरियल विद कंस्ट्रक्शन में क्या है कि अमोनिया में क्या करना है, अमोनिया रेफ्रिजरेंट जहां यूज होगा वहां कॉपर यूज नहीं करेंगे, वहां पे स्टेनलेस स्टील यूज करेंगे, ठीक है। फ्रियोन्स जहां पे होता है, फ्रियोन्स जहां पे 11 12 22 जो भी देख रहे हो वहां पे एल्युमिनियम यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, कॉपर यूज करेंगे। क्लियर है? ये हो गया तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो क्या होगा, रेफ्रिजरेंट जो है ना वो लेस विस्कस होना चाहिए, ज्यादा वो स्लरी नहीं होना चाहिए। ज्यादा विस्कस होगा तो क्या होगा, वो उसमें स्टिकिंग टेंडेंसी स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें विस्कोसिटी ज्यादा नहीं होनी, ये लेस विस्कस होना चाहिए फ्रियोन्स, है ना, ये इस रेफ्रिजरेंट। तो ये होना कि ये विस्कोसिटी शुड बी स्मॉल, लेस, है ना। लीक डिटेक्शन, अब देखो क्या होता है ना, कभी तो देखते होगे ना कि रेफ्रिजरेंट होता है, यूज करते हैं हम लोग, जैसे कार वगैरह में जो एसी वगैरह यूज होकर, मतलब घर में जो हम मिस कार में जो हम, तो देखते हैं कुछ दिन बाद जो है ना उसका गैस को हम लोग को रेफ्रिजरेंट को फिलअप करना पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि सर्टेन ऑपरेशन के बाद ये इसमें लीक होता है, ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल आज आज डाल दिए तो एकदम थ्रू आउट लाइफ टाइम चलेगा वो, तो उसमें उसमें लीक भी करता है। तो लीक जो हो, जहां में लीक होगा तो लीक डिटेक्शन सिंपल होना चाहिए, ताकि लीक जो हो रहा है उसमें डिटेक्शन उसका इजी होना। हम लोग एक्चुअली कार वगैरह तो छोटा वो होता है ना, जैसे किसी इंडस्ट्री में जहाँ पे कि मतलब काफी मतलब ह्यूज स्केल पे रेफ्रिजरेशन चल रहा है, जैसे तुम देख रहे हो अभी लिक्विफाइड CO2, ये ऑक्सीजन का हम लोग देख रहे हैं, ऑक्सीजन का इतना ज्यादा डिमांड बढ़ गया अभी। तो ऑक्सीजन को क्या होता है ना कि -183 डिग्री उसका, -182 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो कहने का मतलब क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर में ये गैसेस फॉर्म में है, अब उसको हमको लिक्विड फॉर्म में लाना है। तो लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, उसको जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है उसके नीचे लाना पड़ता है, मतलब 182 डिग्री, -182 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग उस टेम्परेचर पर लाते हैं। उसके बाद वहां पे उसका टेम्परेचर वो लिक्विड फॉर्म में आता है, बाद उसको हम लोग प्यूरिफाई करते हैं अलग अलग, चूंकि एयर में क्या होता है ऑक्सीजन सर नाइट्रोजन, बहुत सारे उसमें इनर्ट गैसेज हैं, जेनन है, क्रिप्टन है, रेडॉन है, बहुत सारे गैसेज होते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, उसको हम लोग सेपरेट करते हैं, सेपरेट करने के बाद प्योर ऑक्सीजन जो होता है ना उसको हम लोग मतलब एक उसको हम लोग सेपरेट करके उसका जो टैंकर होता है उस टैंकर में हम लोग अप्लाई उसको करते हैं। तो टैंकर में जो वो करते हैं, अभी तो चूंकि काफी ज्यादा ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा अभी चल रहा है, तो ये एक तरह से वो क्या होता है, ये बहुत तगड़ा रेफ्रिजरेंट है ये। मतलब इसमें क्या होता है, इसका तो अब तुम देख रहे हो कि ऑक्सीजन जो लिक्विड फॉर्म में होगा -182 मतलब 182 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो जो है ना वो मतलब लिक्विड फॉर्म में आता है, उसके बाद वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है वो। तो कहने का मतलब ये है कि लीक डिटेक्शन, हम लोग अपने आज में टॉपिक पे आते हैं, तो लीक डिटेक्शन क्या होता है, वो सिंपल होना चाहिए। अब जैसे कि अमोनिया, यदि अमोनिया रेफ्रिजरेंट हम लोग कहीं यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग सल्फर स्टिक वहां यूज करते हैं। अमोनिया के साथ क्या करते हैं वहां पे सल्फर स्टिक, तो सल्फर क्या करता है ना, सल्फर स्टिक क्या करता है कि अमोनियम सल्फेट है ना, अमोनिया और सल्फर जो है ना वो मिक्स करके क्या होता है, एक मतलब वो सल्फर के साथ मिक्स करके एक अमोनियम सल्फेट जो है ना NH, हाँ अमोनियम सल्फेट कंपाउंड बनाता है, जो कि बहुत ही मतलब एक तो अमोनिया खुद उसमें वो होता है, उसमें काफी ज्यादा उसमें ऑर्डर होता है, उसमें स्मेल होता है। तो ये होता क्या है ना कि अमोनिया जो है सल्फर स्टिक इसलिए यूज करते हैं, जैसे वो लीक डिटेक्टर तो वहां क्या होता है अमोनियम सल्फेट का फ्यूम्स बनने लगता है, कैसे फदाहट शुरू हो जाता है फ्यूम्स। जैसे ही वहां अमोनिया यहाँ पे हम लोग सल्फर स्टिक लेके जाते, जहाँ पे हम लोग चेक कर, जैसे कि ये पाइप है कहीं से लीक कर रहा है, तो जैसे उसके नजदीक जाएगा ना तो अमोनिया क्या होगा, वो सल्फर के साथ रिएक्शन, सल्फर के साथ रिएक्शन करके वहां पे फ्यूम्स बनाना शुरू कर देता है। तो जैसे फ्यूम्स जहां पे पता चला दैट मीन्स वहां से वो लीक कर रहा है। तो लीक डिटेक्शन सिंपल होना चाहिए, जहां पे अमोनिया रेफ्रिजरेंट होगा वहां पे हम लोग सल्फर स्टिक यूज करेंगे, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है इसलिए कुछ चिंता नहीं करना है, तुम उसको नोट करोगे, एवरीथिंग इज रिटन हियर। तो अमोनिया कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग सल्फर स्टिक यूज करते हैं। फ्रियोन की कंडीशन में, फ्रियोन की कंडीशन में क्या होता है ना, जो भी फ्रियोन्स होता है तो उसमें क्या होता है ना, उसमें हम लोग जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखो
refrigerant should not leak out from system. If at all, if leaks, its detection must be simple. Freon leaks once detected by halide, यहाँ पे halide torch, actually halide torch होता है ना, एक टॉर्च होता है, उस टॉर्च से क्या करते हैं, फ्रियोन के लीकिंग को हम लोग चेक करते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, ये ब्लू कलर का इस टॉर्च जो होता है ना, ये टॉर्च से ब्लू कलर का लाइट निकलता है ना, ब्लू कलर का। जैसे ये फ्रियोन्स के साथ मिक्स, जैसे फ्रियोन को डिटेक्ट यदि कहीं से लीक कर रहा है तो ये क्या होता है ना, ये ब्लू इस ग्रीन कलर का हो जाता है कि नहीं। जैसे ये फ्रियोन यदि कहीं पे डिटेक्ट, कहीं पे लीक कर रहा है तो ये ब्लू कलर क्या होता है, यहाँ पे ब्लू इस ग्रीन कलर का यहाँ पे दिखने लगता है। दैट मीन्स इससे ये पता चल जाता है कि वहां पे जो है फ्रियोन वहां पे रेफ्रिजरेंट लीक कर रहा है। तो हैलाइड टर्च जो होता है, उस टर्च का कलर क्या होता है, ब्लू से ब्लू इस ग्रीन हो जाता है। ठीक है, अमोनिया लीक्स के लिए आसान है कि अमोनिया क्या होता है, अमोनिया से जो है हम ये सल्फर स्टिक के साथ, सल्फर के साथ रिएक्शन करके अमोनियम सल्फेट का फ्यूम्स बनाना शुरू करता है। व्हाइट फ्यूम्स होता है ना, इसका कलर व्हाइट होता है। तो इस तरीके से हम लोग लीक डिटेक्शन जो हम लोग करते हैं, लीक डिटेक्शन क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। तो दिस ऑल आर प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी देख लिए हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टी देख लिए और फिजिकल प्रॉपर्टी देखे। क्लियर है, तो दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है सर। यस सर। ओके, बस इस नोट्स को तुमको कवर कर लेना है। नोट्स को अच्छे से, सब कुछ दिया हुआ है, इस नोट्स से हम तुमको भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सब कुछ यहाँ पे क्लियर है सर। गूगल क्लासरूम पे नोट्स में ये कंप्लीट आरएस, हाँ कर देंगे। ये आरएससी का कंप्लीट नोट है, इसमें रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग जो कि तुम्हारे 7th सेमेस्टर में आएगा, उसका इंटायर नोट है। ये मेड इजी का नोट है ना? यस सर। बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया से सब कुछ किया हुआ है ना। विनायक कुलकर्णी हैं, वही उनसे ये मतलब वही पढ़ा है इस पेपर को। ठीक है, तो इसमें हम इस नोट्स को अपलोड कर देंगे। इसमें तुम अच्छे से देखो, आइडियल इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है ना, उसमें रिवर्स कोऑर्डिनेट होता है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हम उसको इसलिए वहाँ पर ज़्यादा, चूंकि क्या होता है ना, तुम्हारा सिलेबस अभी हम चाहते हैं कि तुम्हारे रेस्ट चीज़ पे भी फोकस अच्छे से हो जाए, जो तुम्हारा कंटेंट है। तो आइडियल इलेक्ट्रिक सिस्टम में ज़्यादा कुछ है नहीं, उसमें सिंपल जो है जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट डिस्कशन वहाँ पे हम लोग किए थे, दोनों में डिफरेंस बताए थे, तुमको याद होगा कि यहाँ वेपर कंप्रेशन में और इसमें एक आइडियल इलेक्ट्रिक सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तुमको याद होगा वहाँ पर हम लोग ये डिस्कशन किए थे कि दोनों में क्या होता है। जहाँ पे उसमें कंडेंसर में, वीसी सिस्टम में कंडेंसर में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होता है, लेकिन आइडियल इलेक्ट्रिक सिस्टम में क्या होता है, उसमें कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन होता है कि नहीं। इवेपोरेटर में, बीसी सिस्टम में, इवेपोरेटर में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन होता है कि नहीं। वहां पे हम लोग जो है, इसमें हम लोग क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग एक्सपेंडर यूज कर रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या कर रहे थे हम लोग, थ्रॉटलर यूज करते हैं। बताया हम तो वहां पर कुछ डिस्कशन वहां पे हम लोग किए हैं। बेसिकली ये तुम्हारे सिलेबस में कुछ है यहाँ पे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हम डिफरेंस के बारे में ऑलरेडी वहां पर डिस्कस किए थे। ज्यादा कुछ नहीं है, तुम इसमें आगे जा सकते हो। इसमें दिक्कत, सिंपल कंसेप्ट वही है, बस तुम यदि बीसी सिस्टम तुम्हारा क्लियर है तो तुम इस चीज को तुम अच्छे से समझ सकते हो। फॉर्मूला सब कुछ वही है ना। यहाँ पर सब नोट्स है, कुछ क्लियर है। ठीक है, ये सब चीज डेप्थ में तुम पढ़ोगे कब, जब तुम जाओगे रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में। ये तो अपने आप एक सब्जेक्ट है। सीपी अरोड़ा की बुक आती है, सीपी अरोड़ा की बुक आती है आरएससी की, वो सब बहुत स्टैंडर्ड बुक है। तो खैर ये अभी के लिए नहीं है, जब तुम आगे जाओगे तो उस कंडीशन के लिए। ठीक है, यस। चलो ठीक है। तो ये हमारा जो है, ये हमारा लेसन जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और तुम यदि वीसी सिस्टम पे कुछ न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल ऑलरेडी इसमें अच्छे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। खुद से तुम ट्राई करो, अब तुम अटेम्प्ट लोगे तो तुमको समझ में आएगा। ये कंसेप्ट है ना, इसमें हम लोग ये आरएससी में पढ़ेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट अभी तुम्हारे लिए नहीं है। बेसिकली इसमें भी हम लोग हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं ना। हीट एक्सचेंजर वाले न्यूमेरिकल को छोड़ दो अभी, क्योंकि यहाँ पे हीट एक्सचेंजर भी यूज करते हैं इसमें हम लोग इसी सिस्टम में, तो उसको अभी यहाँ नहीं देखना है। वो पूरा डेप्थ में काफ़ी कन्वेंशनल में जो बढ़िया कन्वेंशनल आता है ना, उसमें वो इंजीनियरिंग सर्विस वगैरह में
तो हालांकि उसमें तुम पढ़ने के लिए तुम्हारे पास टाइम है तो तुम उसको देख सकते हो, यहाँ पर सब कुछ उसमें नोट्स में दिया होगा। हाँ, तो इसमें जो है, इसमें न्यूमेरिकल्स जो है ना, इसमें न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हुए हैं अच्छे खासे। कैस्केड रेफ्रिजरेशन होता है ना, कैस्केड रेफ्रिजरेटर, ये सब जो है ना तुम पढ़ोगे, आरएसी पढ़ोगे। इसमें क्या होता है ना, 2 इवेपोरेटर होता है ना, 2 सिस्टम को वहां पे हम लोग इंस्टॉल करते हैं, दोनों को हम लोग देखेंगे कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग है कैस्केड रेफ्रिजरेशन। देखो कैस्केड रेफ्रिजरेशन तुम्हारे लिए जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल है, कुछ न्यूमेरिकल तो हम लोग प्रैक्टिस किए ही थे, जैसे ये न्यूमेरिकल हम बनाए थे, इसको हम प्रैक्टिस किए थे। को लग रहा है शायद इसको भी प्रैक्टिस किए थे। इसको सॉल्व कर सकते हो, ये तो सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में। जितना जितना बड़ा क्वेश्चन हो ना तो तुम समझ लो कि तुम्हारे लिए अच्छा है, सब डेटा दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन जितना लेंदी हो जाए ना, दिखने में जितना लेंदी हो, मतलब देखिए दिखिए बहुत डेटा होता है, दैट मीन्स कुछ सारा डेटा तुम्हारे सामने है ना। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। तो खैर चलो ठीक है, जितना न्यूमेरिकल हो, फिर आगे टाइम हमारे पास अलाउ करेगा तो हम लोग प्रैक्टिस कुछ और न्यूमेरिकल को उठाएंगे। तुम क्वेश्चन बैंक वगैरह, इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन बैंक उठा सकते हो, जितना तुम न्यूमेरिकल अभी सॉल्व किए हो उस कंसेप्ट पे तुम इंजीनियरिंग सर्विस का तुम क्वेश्चन बैंक उठा सकते हो। उसमें या तो तुम ये सिविल सर्विस का क्वेश्चन बैंक तुम मीन्स उठा सकते हो। तो ये सब क्वेश्चन बैंक वगैरह तुम परचेज करके तुम रख सकते हो, उसको रख लो, और समय मिले तो कुछ न्यूमेरिकल वगैरह उस तुम अटेम्प्ट लोगे, तुम सॉल्व जरूर कर पाओगे। बेसिक कंसेप्ट इतना ही है। अब है कि प्रॉब्लम जितना सॉल्व करोगे उतना तुम्हारा कंसेप्ट और तुम्हारा कमांड होता चला जाएगा टॉपिक पे, है कि नहीं? कि ये जो है अभी जस्ट, हाँ, इस रिकॉर्डिंग को